हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड बेस इन सॉल्ट चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको इसमें कराऊंगा। मतलब एनसीईआरटी के मिडिल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यू वगैरह जो भी बनता है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा इस वाली वीडियो में। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं इस चैप्टर को। और गाइस, इससे पहले वाला चैप्टर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कराया हुआ है ये, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और चैप्टर लाइट भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल डिटेल में इजी वे में एनसीईआरटी से पूरा मैंने अच्छे से आपको उस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर बता रखा है। ओके, तो गाइज अब बात करते हैं एसिड बेस इन सॉल्ट चैप्टर के बारे में। तो गाइज जो सॉल्ट वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं आपको एसिड एंड बेस थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्चुअली एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, बेस की प्रॉपर्टी क्या है, इनके फिजिकल नेचर की बात करेंगे, इनके केमिकल नेचर की बात करेंगे। और पढ़ेंगे कि जी जो पीएच जो होता है, ठीक है, उसका डे टू डे लाइफ में क्या रोल होता है। और आप सभी को बताइए कि जब किसी को घर में एसिडिटी हो जाती है, आप सभी के घर में भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि जी बोलते हैं कि थोड़ा सा आप, ठीक है, बेकिंग सोडा दे दो या थोड़ा सा बेस या इनो वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एसिड और बेसिस का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जी एसिड बेसिस क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोनों का मैं आपको यहाँ पर पहले अच्छे से डिस्क्राइब करा देता हूँ एसिड बेस इन सॉल्ट चैप्टर के बारे में। तो गाइस जो एसिड होता है वो हमारा होता है सोर इन टेस्ट, ठीक है, मतलब ये जो एसिड होता है ये हमारा खट्टा होता है। एग्जाम्पल एसिड का बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लेमन, ठीक है, लेमन जूस, नींबू घर में, ठीक है, वो एसिड होता है। घर में भेलपूरी वगैरह बनते हैं, शिकंजी वगैरह बनते हैं, तो हम यही एसिड, ठीक है, पीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या होता है जी? बेस हमारा होता है बिटर इन टेस्ट, ठीक है, मतलब कड़वा एक तरीके का। एग्जाम्पल सोप, ठीक है, घर में जो सोप होती है, डिटर्जेंट होता है, ये मेनली आपका बेस होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा भी आपका बेस है। तो हमने बात करी एसिड के बारे में, हमने बात करी बेसिस के बारे में। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जी हम ये कह रहे हैं कि जी ये श्योर होता है, ये बिटर होता है, मतलब ये टेस्ट में श्योर और बिटर होता है। क्या हम सारे एसिड को खाकर देखेंगे क्या, ठीक है, सारे एसिड को टेस्ट करके देखेंगे? ये तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे जैसे HCl, कंसनट्रेटेड HCl, ऐसा कि आप वो हल्की सी एक बूंद भी, ठीक है, आपके हाथ पर गिर गई ना तो जला देगी हाथ को। तो अगर कोई ऐसे टेस्ट करने लगा तो मर जाएगा। तो ये जितने भी एसिड और बेसिस है ना, ये मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टी बताई कि जी ऐसे होता है। बट जो आगे का प्रोसेस है ना वो हमारा होगा कि हम एसिड को टेस्ट कैसे करें। हाउ कैन वी टेस्टेड एसिड एंड बेसिस। अब हम एसिड और बेसिस को जी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारे पास होते हैं इंडिकेटर। ओके, तो जब भी हम एसिड और बेसिस को टेस्ट करते हैं ना तो हमारे पास उससे रिलेटेड इंडिकेटर होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिकेटर के आपको टाइप बताऊं तो फर्दर ही हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ क्योंकि ये इंडिकेटर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है आपका, है ना। तो अब हम बात करने वाले इंडिकेटर के बारे में। तो जी हमने एसिड बेसिस को पहचाना, एसिड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी बात करी। अब एसिड बेसिस को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी एसिड है या बेस है। तो गाइस इंडिकेटर जो हमारे होते हैं वो हमारे यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिड बेसिस, एसिड बेसिस इंडिकेटर, ठीक है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा, कोई कन्फ्यूज़न, कोई टेंशन मत लेना। और नेक्स्ट होते हैं आपका ऑल फैक्टर इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर का मतलब है कि यहाँ पे हमारा कुछ स्मेल से रिलेटेड है, कि जब हम स्मेल से पता लगाएंगे कि वो एसिड है बेस है। और इसकी एक एक्टिविटी मैंने करा रखी है, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर चलनी है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा एक्टिविटी का भी ना। ये जो एसिड और बेस इंडिकेटर होते हैं गाइस, ये आपके, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर तो पता है ना क्या होता है, जो मैं इंडिकेट करे कि जी एसिड है बेस है,
इतनी बातें समझ आ रही है। इंडिकेटर का मतलब क्या है कि जो हमें इंडिकेट करे कि ये एसिड है और ये बेस है। एक होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर, एक हमारा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर। तो भाई जो नेचुरल इंडिकेटर होता है इसमें हमारा आता है लिटमस, ठीक है। इसमें हमारा आता है लिटमस, जो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस सुना होगा ना। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो मैन मेड रहते हैं, जो हमने लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलते हैं। ये जो लिटमस है ना, ये नेचर से मिला है। मैं आपको बताता हूँ। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। तो ये प्लांट से हमें मिला इंडिकेटर, ठीक है। अब गाइस मैं अगर आपको बताऊँ सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। तो अगर मैं बात करूँ जी सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, तो जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे दो टाइप यहाँ पर आपके निकल कर आ रहा है। तो गाइज ये जो मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम के लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखकर जरूर चलना। ओके, तो अब हम बात करें कि जी सिंथेटिक इंडिकेटर, तो एक तो हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और एक है हमारा ये मिथाइल ऑरेंज हो गया हमारा, और एक है हमारा फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ये ठीक है, अच्छे से आई है ना, कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम बात करूं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन के बारे में, ये हो गया आपका लिटमस। तो ये हो गया आपका लिटमस टेस्ट, ये हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, इसमें दो ही होते हैं सिंथेटिक में, और ऑल फैक्टर इंडिकेटर हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिटमस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें डिटेल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करने वाले नेचुरल इंडिकेटर लिटमस टेस्ट के बारे में। तो जी जो आपका लिटमस होता है, लिटमस टेस्ट, ठीक है। तो लिटमस आपका होता है यार दो तरीके के होते हैं, एक तो रेड होता है, रेड लिटमस, और एक आपका होता है ब्लू लिटमस। तो ये एसिड और बेस टेस्ट करेगा। एक तरफ हमारा एसिड है, ठीक है, और एक तरफ हमारा बेस है। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? एक तरफ एसिड है और एक तरफ बेस है। अगर रेड लिटमस मैंने एसिड में डाला, बस आपका एसिड में गया तो रेड का आपका रेड ही रह गया, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। और जब आपका रेड लिटमस बेस में गया, तो ये तो रेड था यहाँ पर, बेस में जाते ही आपको हो गया ब्लू। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू लिटमस की। बात करें तो ब्लू लिटमस जब एसिड में डाला, तो ये आपका ये यहाँ रेड हो गया, ठीक है। और जब आपका ब्लू बेस में डाला, तो ये आपका ब्लू जो है वो बेस में ब्लू ही रहा। तो इससे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। रेड मतलब डेंजर, तो एसिड है तो डेंजर है, मतलब रेड का रेड ही रह गया, और ये बेस में ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। बट अगर आप ब्लू लिटमस, ठीक है, इसमें डालोगे एसिड के अंदर तो वो रेड हो जाएगा, और आप अगर ब्लू लिटमस बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो एक तरीके से ये डिटरमाइन करने का तरीका है कि जी एसिड में और बेस में, ठीक है, ये आपके जो लिटमस होते हैं कैसे अपना कलर चेंज करते हैं। तो ये मेनली आपको मैंने चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कराई। तो गाइज अगर आपको पढ़ना तो आप यहाँ पर आप ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, एक जो नेचुरल इंडिकेटर में आपका, ठीक है, टर्मरिक भी आता है। टर्मरिक क्या है? हल्दी, ठीक है। हल्दी क्या होता है? अगर आप, वो येलो होता है जनरली, ठीक है। अगर आप हल्दी को, ठीक है, बेस में डाल दोगे तो वो आपका रेड हो जाएगा। टर्मरिक क्या होगा? बेस में जाते ही आपका रेड हो जाएगा, और एसिड में ऑलरेडी जो कलर है वो उसका कलर रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना। हल्दी आपने देखा होगा ना कि कभी टी शर्ट पे या शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया, और जब आप उसे साबुन लगाते हो तो रेड कलर का हो जाता है वो दाग। टेस्ट कर सकते हो घर में, ठीक है, अपना एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो हमने बात करा लिटमस टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जी मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन कैसे चेंज होता है। तो जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन है, इसका भी अलग केस है। मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे मैंने लिख लिया एसिड, और यहाँ पे मैंने लिख लिया बेस। अब हम बात करते हैं कि जी मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का ही रहता है, बट जब वो आपका एसिड में जाता है
तो जब आपका मिथाइल ऑरेंज हम एसिड में डाल देंगे तो ऑरेंज है, तो ये एसिड में जाते ही आपका रेड कलर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे एसिड है वो थोड़ा सा डेंजर रहता है, ठीक है, एसिड मतलब डेंजर, तो वहाँ पर रेड कलर जो रहता है वो डेंजर का साइन होता है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और बेस में जाते ही आपका येलो कलर का हो जाता है। कैसी बातें समझिए। नेक्स्ट बात करता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एसिड में ये एक्चुअली कलरलेस रहता है, ठीक है, फिनोप्थिलीन। तो जब आपका एसिड में जाता है तो कलरलेस ही रहता है, ठीक है, कलरलेस ही रहता है। बट जब ये आपका बेस में जाता है तो बेस में जाते ही ये आपका पिंक कलर का शो होने लगता है। मतलब जब आप फिनोप्थिलीन को बेस में डालोगे, ठीक है, जब आप फिनोप्थिलीन को बेस में डालोगे तो ये कलर जो है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा फिनोप्थिलीन का, और वो जो सॉल्यूशन है पिंक कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर एसिड में डालते रहे, एसिड डालते रहे, एसिड डालते रहे, तो वो कलरलेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कितनी बातें समझे। तो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा, ठीक है, आइडिया लगा होगा कि आप कैसे कैसे आपके इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन के बारे में मैंने आपको बताया। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। ये वाली एक्टिविटी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक्टिविटी 2.2 ऑल फैक्टर इंडिकेटर के बारे में ही है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड और बेस में इनका जो स्मेल है उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि जी ये एसिड है या बेस है, राइट। तो जो आपके ऑल फैक्टर इंडिकेटर होते हैं वो आपके होते हैं, ठीक है, वनीला एसेंस, एक तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर आपका ये रहता है, और एक क्लोव ऑयल रहता है, राइट। तो अगर एसिड में हम बात करें ऑल फैक्टर इंडिकेटर की, तो सपोज करो अगर हमने ऑल फैक्टर इंडिकेटर को एसिड में डाला तो जो स्मेल होगी ना, स्मेल रिमेन सेम, स्मेल रिमेन सेम, राइट। अगर हमने क्लोव ऑयल डाला या वनीला एसेंस डाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, और आपका वनीला एसेंस हो गया, तो यहाँ पे आपकी स्मेल सेम रहेगी। बट बेस में डालते स्मेल डिसअपियर, स्मेल डिसअपियर, या स्मेल होगी तो वो चेंज हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो एसिड में तो स्मेल सेम ही रहेगी, जैसे पहली थी वैसी रहेगी, बट बेस में जाती या तो स्मेल डिसअपियर हो जाएगी बिल्कुल ही, या स्मेल थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं स्मेल डिसअपियर, मतलब जो पहले वाली स्मेल थी वो तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर थे जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें कवर कराई कि जी कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो आप सभी को इतनी बातें समझ आ गई होंगी, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जी, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। इस वाली एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, मैं तो इस वाली एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें डिस्कस करा देता हूँ। एक्चुअली मेन चीज़ है क्या, यहाँ पे आप देखो, आपको एक डिलीवरी ट्यूब ली हुई है और एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ली हुई है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा है कि जी सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक ग्रेन्यूल्स डालने के बाद जब आपस में इनकी रिएक्शन हुई तो एक गैस बनी, वो गैस गई इधर गई, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास हुई और वाटर के थ्रू, सोप सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, वो गैस हमारी आ गई। अब मेन चीज़ ये है कि वो गैस को टेस्ट कैसे करें। अब क्या करा कि जब गैस बाहर आने स्टार्ट हुई, उस गैस के बबल आने स्टार्ट हुए, तो उसके पास एक मोमबत्ती लाए, कैंडल, और वो जो मोमबत्ती, ठीक है, वो जो बबल्स है वो जो बर्न हुए, जो गैस बर्न हुई वो पॉप साउंड के तरह बर्न हुई, जैसे पॉप पॉप ऐसे करके थोड़ा सा छोटी सी आपकी वहाँ पर आवाज़ हुई। तो जो पॉप साउंड से चलती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब मैं इसकी रिएक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन है। जी मैं क्या कह रहा हूँ कि जब एसिड ने, राइट, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करा तो एक तो वहाँ पर सॉल्ट बना और एक वहाँ पर H2 गैस बनी। इतनी बातें समझ आई। आगे रिएक्शन करते हैं। एसिड ले लिया मैंने HCl और मेटल ले लिया मैंने यहाँ पर जिंक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एसिड ने जब मेटल के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दी थी पहले, आपने पहले चैप्टर में नहीं देखा तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करा रखी है पहले चैप्टर वाली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो जब यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ तो ये H+ और Cl- में टूटा, ये ऑलरेडी Zn है यहाँ पर। भाई Zn तो ताल में है कि कैसे हाइड्रोजन को हटाए और यहाँ के बैठ जाए, तो ये ZnCl2 बन गया और प्लस H2 गैस यहाँ से निकल गई। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, 2HCl यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो H2 गैस है इसकी प्रेजेंस कैसे होगी, ये जी पॉप साउंड से जलती है, मुझे इतना तो पता है, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन हुई जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कंप्लीटली आपकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपका बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वहाँ भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है और वहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सोल्ट निकलता है,
राइट। तो अगर थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कराऊँ मैं, जब बेस आपका रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, ठीक है। सिंपल सॉल्ट नहीं, जैसे सिंपल सॉल्ट है ZnCl2, पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पर बेस है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ H2 बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी रिएक्शन, बेस हो गया आपका NaOH और मेटल ले लिया आपका Zn, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बन जाएगा, राइट। Na ले लिया, Zn ले लिया, तो ये हो गया आपका NaZnO2 प्लस आपका H2 गैस निकल गई। अब आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हो, NaZnO2 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, तो 2Na O2 O2 H2 और Zn, ठीक है, बैलेंस, गॉट इट। तो Na2 ZnO2 ये होता है आपका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये आपका हो गया सोडियम जिंकेट। कहते हैं, बातें समझ आई? ओके, तो इतना हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है हमारे यहाँ से। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जी यहाँ पर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, मतलब मेटल का कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हमने डाला है HCl के अंदर। जब हम मेटल कार्बोनेट HCl के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर भी एक गैस बनेगी, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ठीक है, डेरिवेटिव के थ्रू आई। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वो आपका मिल्की कलर का हो गया। तो वो गैस पहचानो कौन सी गैस होगी। रिएक्शन करें एक बार रिएक्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जी कौन सी गैस यहाँ पर जनरेट हुई है, ठीक है। तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड आपका रिएक्ट कर रहा है, ओके, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है आपका, ओके, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है आपका एसिड के साथ। अब एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, जब आपका मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो गैस तो निकलनी है, राइट। तो यहाँ पर हमने एक गैस तो निकाली दी, तो एक तो हमारी यहाँ पर गैस निकल जाएगी, सॉल्ट भी फॉर्म्ड होगा, और एक नई चीज़ और फॉर्म्ड होगी। यहाँ पर गैस निकल जाएगी, सॉल्ट निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका वाटर जरूर फॉर्म्ड होगा। तो गैस, ठीक है, वाटर और आपका सॉल्ट। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। तो यहाँ पर हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है। तो एसिड यहाँ पर HCl है, तो HCl ही ले लेते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ देखना, ये वाली रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ईजी वे में, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे यार ये सोडियम हो तो Na प्लस और कार्बोनेट CO3, ठीक है, -2 में ब्रेक डाउन हुआ, ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हुआ, राइट। अब यहाँ पर हमें पता है जब भी कार्बोनेट आएगा ना तो गैस निकलेगी। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि जब कार्बोनेट है तो गैस कौन सी निकलनी चाहिए? ऑब्वियसली कि जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकल रही होगी। पहले तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया और H2 निकाल दिया। अब चीज़ें क्या बची, देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है, और H2 यहाँ से निकल गया। अब क्या बचा हमारा NaCl, तो सोल्ट हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, NaCl, खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो एक हमारा सॉल्ट फॉर्म्ड हुआ, एक हमारा H2 फॉर्म्ड हुआ, एक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ। अब गाइज आप सभी को पता है कि जी इन्होंने जो यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन ले रखा था, अब इन्होंने क्या करा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन था उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दिया। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करे तो आपका एक मिल्की, ठीक है, वाटर फॉर्म्ड हुआ और वाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म्ड हुआ। तो ये CaCO3 आपका फॉर्म्ड हुआ और ये वाटर आपका, ठीक है, मिल्की वाटर यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बन गया। अब फर्दर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते चले जाएं तो CaCO3, राइट, और H2 हमारे पास था। और फर्दर अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते चले जाएं तो ये भी एक सोल्यूबल वाटर की तरह एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा आपका, वो होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस एक्वस होता है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। और मेनली लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये भी डिफरेंट फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और आपने देखा होगा मार्बल जो होते हैं, चौक जिससे आप लिखते हो, लाइमस्टोन पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, राइट। अब काफ़ी कहते हैं कि जी हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करनी है, कैसे टेस्ट करूँ?
मतलब ये तरीके से अलग कोई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप क्या करो कि जी आपने रिएक्शन करवाई, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, इसके माउथ पर ना बर्निंग कैंडल लिया तो कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब आग को बुझा देता है। तो इससे भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो। पॉप साउंड से जले तो हाइड्रोजन गैस है, और अगर ये बुझ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। बस वहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखकर जरूर चलें। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है अगर, तो तब भी सेम रिएक्शन होगी। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब भी सेम रिएक्शन होगी। तो टेंशन मत लेना, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सेम रिएक्शन होगी। हाउ डू मेटल रिएक्ट यहाँ पर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। गाइज मैं एक चीज़ आपको बता रहा था अभी कुछ, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था कि जी जब किसी को घर में एसिडिटी हो जाती है तो हम बोलते हैं कि जी बेस ले लो, बेकिंग सोडा ले लो, इनो वगैरह भी लेते हैं, मतलब अपने घर के चीज़ें दिमाग लगाते हैं, लो भाई ये भी कर लो, घर के देसी नुस्खे जो होते हैं तो वो यूज़ करते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो न्यूट्रल बन जाता है। ओके तो एसिड बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। जितने भी एसिड बेस से आपस में रिएक्ट करेंगे दूसरे को नलीफाई कर देंगे, दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल एसिड मैंने HCl ले लिया और बेस मैंने NaOH ले लिया, ठीक है। अब जब HCl और NaOH मिला तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये H+ और Cl- में टूटा, ये Na+ और OH- में टूटा, राइट। ये H+ OH- एक साथ, NaCl एक साथ, तो NaCl + H2। तो NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, H2 भी पानी, ये भी न्यूट्रल है, pH7 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल चीज़ें फॉर्म कर रहा है, ये दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। सपोज करो कि अगर इसमें बेस है और मैंने इसमें एसिड डाल दिया, तो जब एसिड और बेस आपस में मिल जाएगा तो न्यूट्रल बन जाएगा, pH7 हो जाएगा उसका, ठीक है। पर क्वांटिटी ये देखना कि जितना बेस है उतना ही एसिड डालना है, जितना बेस की कंसंट्रेशन जितने बेस की कंसंट्रेशन है उतनी ही एसिड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तभी वो आपका होगा। ऐसा नहीं कि जी बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो वहाँ तो बेसिक करेक्टर तो ऑटोमेटिकली रह ही जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर जरूर चलनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ये ब्रास एंड कॉपर मेटल है, कर्ड एंड श्योर ये एसिड है। मतलब कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस जो भी रहते हैं उनको हम ब्रास और कॉपर मतलब मेटल के अंदर नहीं रखते, क्योंकि जब ये एसिड और जब मेटल रिएक्ट कर जाता है तो ये जो सब्सटेंस बना लेते हैं, ये एसिड जब भी आपका मेटल से रिएक्ट करेगा, या इस वाले केस में क्या होगा, ये आपका टॉक्सिक सोल्ट बना लेगा और यहाँ पे आपका कोरोजन भी कोज कर देता है, तो जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कर्ड और श्योर सब्सटेंस को ब्रास और कॉपर में नहीं रखते हैं, राइट। वो आपका टॉक्सिक सोल्ट बना लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। अभी हमने पीछे रिएक्शन करी थी, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। पॉप साउंड से हो जलेगी जब आप उसको बर्निंग कैंडल के पास लाओगे, सिंपल सी चीज़ थी, मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताइए। कंपाउंड मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस है, हमें नहीं पता किसका है, अभी आगे देखते हैं कौन सी गैस है। गैस इज इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप कौन सी ऐसी गैस है जो कैंडल बुझा देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसमें मैंने को दूसरा केस बताया था कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पढ़ लो। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और ये बोल रहे हैं कि जी एक कंपाउंड आपका कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड हो रहा है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करके दिखा दो। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो कह रहे हैं कि जी एक कंपाउंड क्या फॉर्म्ड हो रहा है, वो हमारा कैल्शियम क्लोराइड, मतलब NaCl की जगह ना कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 फॉर्म्ड हो रहा है। ओके तो यहाँ पर NaCl कब फॉर्म्ड हुआ, जब मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया। अब अगर मैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ तो ये चीज़ें ओके। सो अगर मेनली सिंपल रिएक्शन की बात करें कि जी ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपका एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए, राइट। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड हमने यहाँ पर लिखा है CaCl2, तो इसके लिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मेटल का जो कार्बोनेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ जिसमें आपको ईजिली कन्फ्यूज़न जो है वो मिट जाएगी।
स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक रिएक्शन आपको लिख के दिखा देता हूँ जिसका प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जी CaCO3 को जब हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पर जो भी आपका कंपाउंड फाउंड होंगे, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि H2 निकल जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो H2 ये आपका HCl H+Cl- हुआ, ये आपका CaCO3 तो Ca+2 और CO3-2 ऑलरेडी आई थिंक आपको वैलेंसी अच्छे से निकालनी आती होगी, ठीक है, और आपको पता होगा कि कितने चार्ज है। तो इतना मैं सोच कर चल रहा हूँ क्योंकि ये 9th में बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अगर नहीं हुआ तो इससे रिलेटेड भी वीडियो है चैनल पर, एक बार आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कैल्शियम हुआ, यहाँ क्लोराइड हुआ, तो ये हो गया CaCl2, ठीक है। तो ये Cl2 आपका बन गया CaCl2, ठीक है। ये C जो है वो स्मॉल होगा, ओके। तो CaCl2 यहाँ पर आपका बन गया। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो 2H Cl2 O3 है, यहाँ पे O3 है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, ओके। तो ये भी आपकी बैलेंस होगी। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इस वाले टॉपिक पर चलते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। तो अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि एसिड और बेस के अंदर कॉमन चीज़ें क्या है। अभी हमने डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी कि जी एसिड ऐसे होते हैं, बेस वैसे होते हैं। अब हमने डिफरेंस के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, अब हम बात करेंगे कि जी इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन से पहले मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जी एसिड और बेस में एक्चुअली कॉमन क्या है। तो एक तरफ हम एसिड ले लेते हैं और एक तरफ हम बेस ले लेते हैं, राइट। तो सपोज डैट हमने एक एसिड ले लिया HCl और इसमें हमने पानी डाल दिया। तो जो एसिड होता है ना, उसमें आयंस ब्रेक डाउन होता है और हमेशा एसिड में जो है H+ आयन रिलीज होता है। एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज करता है, बस इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। जैसे कि ये ब्रेक डाउन हुआ H+Cl- में। तो गाइस ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इन्हें क्या बोलते हैं? आयंस। कितनी बातें समझ आ रही है? इन्हें क्या बोलते हैं? आयंस। तो जहाँ पर भी आयंस होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यस या नो। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहूँ तो यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाएगी और बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर ही कंडक्ट होती है जहाँ पर आपके आयंस होते हैं। फ्री आयंस जहाँ भी होंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, राइट। सेम मैं अगर बेस के केस में देखूँ, बेस के केस में क्या है कि जी NaOH मैंने यहाँ पर लिया, तो NaOH को मैं एक बार ब्रेक डाउन करके देखता हूँ तो Na+ और OH- में ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब ये अपने आयंस में डिसएसोसिएट हो जाते हैं, एसिड और बेस। तो अगर मैं इसमें सिंपली इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊँ तो यस, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास हो सकती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर फ्री आयंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ड्यू टू फ्री आयंस, राइट, ड्यू टू फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी आयंस के थ्रू पास होती है और ये एसिड और बेस के अंदर कॉमन है। तो ये चीज़ इनमें कॉमन है कि दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि जी यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और वीक एसिड के बारे में, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दे easily break down into their ions। यहाँ पे they do not or partially break down into their ions, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl है और वीक एसिड का एग्जांपल आपका ग्लूकोज है, C6H12O6। और एक होता है आपका एल्कोहल भी है, वो होता है आपका C2H5OH। ये आप कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पर हमने बात करी कि जी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका जो अपने आयंस में इजीली ब्रेक डाउन हो जाए तुरंत, वीक एसिड जो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो, मैंने ग्लूकोज और आपको बता दिया। तो ये अब अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लोगे ग्लूकोज का तो उसमें जो है वो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा तो बहुत धीरे धीरे जलेगा, क्योंकि ये अपने आयन से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते। बट एसिड स्ट्रॉन्ग चीज़ें, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दोनों ही अपने आयंस में इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट अपने आयंस में हो जाते हैं। तो ये सिंपली मैंने आपको चीज़ें बता दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन।
गाइज क्या होगा जब एसिड और बेस वाटर में जाएंगे, जब एसिड एंड बेस जो है वो वाटर सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे, तो इसको मैं थोड़ी सी एक सिंपल ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका एसिड है HCl, जैसे ही ये पानी में जाएगा तो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा पक्का पक्का। करंट से एसिड होगा तो H+ में ब्रेक होगा, और बेस होगा तो आपका OH- में ब्रेक होगा। बस ये बात ध्यान रख लो। क्या इतनी बातें समझ आ गई है? अगर एसिड होगा तो H+ में, बेस होगा तो OH- में। बेस कैसे? NaOH, ये किसे ब्रेक डाउन होगा? Na+ और OH- में। तो ये जो OH- है यही तो बेस वाला हुआ ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट द हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो HCl + H2 गिव्स H3O+ और +Cl-। तो H3O+ ये क्या है? ये आपका एक तरीके का आपका हाइड्रोनियम आयन हो। तो H+ या H3O+, ठीक है, माइनली ये जब भी बना जब H+ ने H2 के साथ रिएक्ट करा, राइट। तो गाइज ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप बेस के साथ भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं। नेक्स्ट बात, ये थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब एसिड और या बेस पानी में जब मिलता है तो वहाँ पर हाईली एक्सोथर्मिक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। केयर रखनी पड़ती है उस दौरान जब हम मिक्सिंग करें कंसनट्रेटेड या सल्फ्यूरिक एसिड को। एसिड मस्ट ऑलवेज एडिड स्लोली टू द वाटर। जब हम एसिड पानी में डालें तो बहुत धीरे 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 स्ट्रिंग को धीरे धीरे घुमाएं। इफ वाटर इज एडिड टू द कंसनट्रेटेड एसिड द हीट इज जनरेट में कोज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कोज बर्निंग। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सप्रेसिव लोकल हीट। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो इसलिए बार्निंग सिग्नल देते हैं यहाँ पर। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड बेस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH- पर वॉल्यूम सच ए प्रोसेस डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। तो मैं आपको डाइल्यूशन कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। भाई घर पे मेहमान आए, आपने शिकंजी बनाई, राइट। तो जब घर में मेहमान आए, शिकंजी बनाई, तो आपने यहाँ पर सपोज करो चीनी डालनी स्टार्ट करी, ठीक है। चीनी डालनी स्टार्ट करी, चीनी डालती। अब शिकंजी में क्या हुआ, चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करते हो? पानी डालते हो ना यार, पानी डालते हो कि जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाए। इतनी बातें समझ आई? ऐसी ही जब एसिड में हम पानी डालते हैं H2O, तो इसका डाइल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका डाइल्यूशन इन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं चीनी का। डाइल्यूशन मतलब इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब जो मीठापन था वो चीनी जब हम डाली थी शिकंजी के लिए, वो मीठापन उसका डिक्रीज हो रहा था। ऐसे ही जब एसिड के अंदर मैंने पानी डाला तो एसिड का कैरेक्टर डिक्रीज होने लगा। H+ आयन तो रहेंगे, बट पर वॉल्यूम H+ आयन जो है वो आपके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? अगर भाई इतनी वॉल्यूम में पहले H+ जो थे वो 100 थे, पानी डालने के बाद वो 50 रह गए, तो पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। H+ आयन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है। अब ये एसिड है, इसमें मैंने और एसिड डालना स्टार्ट कर दिया। भाई एसिड डालना स्टार्ट कर दिया तो ये हो गया आपका कंसंट्रेटेड। अब इसमें चीनी है, मैंने और चीनी डालनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और शुगर डालनी स्टार्ट कर दी मैंने। तो उस वाले भी केस में क्या मीठा ज़्यादा होने लगा। ऐसी अगर मैंने एसिड डालना स्टार्ट कर तो एसिड कैरेक्टर बढ़ने लगा। पहले 100 थे तो पर वॉल्यूम वो 200 हो जाएंगे, तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कितनी बातें समझ आई? तो अगर मैं सिंपली बात करूँ कि डाइल्यूशन का क्या है, द मिक्सिंग ऑफ एन एसिड बेस विद वाटर रिजल्ट द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। अगर हम बात करें द मिक्सिंग ऑफ एसिड विद एन concentrated acid, the result in a increase in the concentration of H+ ion per volume. This process is called the concentration. बस सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो गाइज मैं कुछ क्वेश्चन की तरफ आपको ठीक है लेकर चलता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शोइंग एसिडिक कैरेक्टर इन एक्व सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन हो कंपेयर लाइक एल्कोहल और ग्लूकोज? क्योंकि HCl और HNO3 अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ईजिली, बट एल्कोहल एंड ग्लूकोज cannot dissociate into their ion completely because they are the weak acid, but HNO3 is a strong acid. बस simply ये लिख देना। Why does the aqueous solution of an acid conduct electricity? Because due to the free ions they conduct the electricity. They can break into their ions with the presence of the aqueous solution. Why does dry HCl gas do not change the color of the dry litmus paper? Because both are dry. और जब ड्राई होगा तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं पता चलेगा, क्योंकि H+ आयन नहीं आएंगे। पर जब ड्राई नहीं होगा तो वहाँ पर एक्व सोल्यूशन होगा, H+ आयन ब्रेक होंगे पानी की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर दिखेगा। एसिड का मतलब H+ आयन रिलीज हो रहा है। एसिड का मतलब क्या? H+ आयन रिलीज हो रहा है, ठीक है। एसिड क्या है? एसिड का मतलब क्या है कि H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो वो आपका एसिडिक कैरेक्टर शो होगा। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? हाउ इज द कंसंट्रेशन, ओके शायद ये रह गया। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट अ वाटर टू द एसिड? क्योंकि डाइल्यूशन के टाइम पे क्या है,
एसिड अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी का होगा, एसिड कम क्वांटिटी का होगा। ठीक है भाई, एसिड डाल रहे हैं ना, राइट। अब चीनी में पानी डाल रहे हैं ना, पानी में चीनी डाल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर डाइल्यूशन है, तो वहाँ पर एसिडिक करेक्टर जब हम डालेंगे तो वहाँ पर हीट कम रिलीज होगी बीकर के अंदर, और वहाँ पर स्प्लैश होने के या बर्निंग के चांसेस कम रहेंगे। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस इफेक्ट व्हेन द सोल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूट। डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेटेड करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो OH माइनस इफेक्ट व्हेन द एक्सिस द बेस इज डिसॉल्व। जब OH माइनस में जब बेस हम डालते चले जाएंगे तो OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपली चीज़ थी, आपको ध्यान होना चाहिए। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कितना जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो गाइज मैंने अभी आपको बताया था कि जब सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन बढ़ जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, और OH माइनस आयन बढ़ जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसको गाइज चेक करने के लिए हमारे पास एक pH स्केल होता है। तो pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। यहाँ पे pH स्केल देख रहे हो, ये 7 न्यूट्रल होता है। अगर हम इधर बढ़ते चले जाएंगे, जीरो की तरफ को बढ़ते चले जाएंगे तो एसिड करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ये देख रहे हो एसिड बढ़ रहा है, ये एसिड बढ़ रहा है, इधर एसिड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा क्या, एसिड। यहाँ पे देख रहे हो इधर बेस इंक्रीज होगा, इधर OH बढ़ रहा है, इधर OH माइनस बढ़ रहा है, इधर H प्लस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ेगा, ऐसे जब दूर जाएंगे, मिडिल से जब दूर जाएंगे तो इधर बेस बढ़ता चला जाएगा, इधर एसिड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 7 क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, ये आपका pH स्केल होता है, 0 से 14 इसकी रेटिंग होती है। ये हाई बेसिक होता है, ये आपका ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। ये वाटर ब्लड जो होता है, प्योर वाटर ब्लड जो होता है 7.4 होता है, मतलब ब्लड का जो pH होता है 7.4। लेमन जूस 2.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस अंदर जो पेट के अंदर रहता है वो भी 1.2 होता है। मिल्क और मैग्नीशिया ये भी 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये आपको 14 पे जाता है, मतलब HCl और HNO3 ये बहुत हाईली एसिडिक होते हैं हमारे, राइट। तो आई होप द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द H प्लस आयन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जितने भी H प्लस आयन होंगे उतनी भी एसिडिक की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। OH माइनस होंगे तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर देन द प्रोडक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिड गिव राइज टू द मोर H प्लस आयन आर सेड टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और H प्लस आयन अगर कम है तो वीक एसिड वहाँ पर हो जाएगा। एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब pH की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी अब हम pH की बात करेंगे। आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी बॉडी वर्क करती है ना वो 7 से 7.8 pH के अंदर ही अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर अंदर वर्क करती है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली विद द नैरो रेंज व्हेन द pH ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.7 इज द एसिड रेन। जब एसिड रेन होती है तो उसको क्या होता है यार, एक्वेटिक लाइफ पे भी और मोन्यूमेंट्स हमारे जितने भी रहते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं वो भी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी अभी हमारी जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है वो 7 से 7.8 के बीच में सर्वाइव कर पाती है। अगर 7 से pH कम चला जाए या फिर आपका 5 से कम हो जाए या 6 से कम हो जाए तो वहाँ पर ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और एनिमल प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। व्हाट इज द pH ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड। तो भाई जो हमारा pH होता है सोइल का, मतलब अगर प्लांट को कोई हेल्दी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए भी आपका जो pH होता है ना वो एक मेंटेबिलिटी में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 6.5 के आसपास 7.5, ठीक है, लगभग 7 के आसपास आपका pH रहना चाहिए सोइल के लिए। ओके, ठीक है, तो मतलब आपका जो pH है वो लगभग अराउंड ना ज़्यादा एसिडिक हो, मतलब 5.5 से तो कम जाना ही नहीं चाहिए। 5.5 से भी आप 7 तक आपका pH, मतलब मेन pH ही है, डिफरेंट में प्लांट का डिफरेंट में pH रहता है, बट हेल्दी ग्रोथ के लिए 5.5 से 7 के तक आसपास तक आप pH ले सकते हैं। तो जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी pH पर डिपेंड करती है, तो यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गाइज आप सभी को पता है कि हमारे जो ठीक है स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इंडाइजेशन की वजह से, या जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो ये भी सही नहीं है। जिस समय पेन वगैरह रहता है, जिसको रेमेडी के लिए हम ठीक है कोई भी बेस यूज़ करते हैं,
जैसे टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपल यूज द बेस कॉल्ड द एंटासिड, ठीक है, कोई टैबलेट ले ली, कोई बेस ले लिया, एंड वन सच रेमेडी मस्ट बी सजेस्ट बाय यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस। मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया था कि जब एसिडिटी हो जाती है तो हम बेस लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब मिल जाता है तो ये न्यूट्रल एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, नल कर देता है, मतलब ये एसिडिटी खत्म कर देता है अगर हम बेस, क्योंकि एसिडिटी मतलब H+ है और OH- अगर हम डालते चले जाएंगे तो ये H मतलब न्यूट्रल बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच टूथ डिके। टूथ डिके में भी हम पीएच यूज़ करते हैं। टूथ पीएच यूज़ होता है, मतलब मेनली वहाँ पर भी अगर हम टूथ डिके होता है तो वहाँ पर हम पीएच की हेल्प से उसको ठीक कर सकते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। जब माउथ का पीएच 5.5, जो भी अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, वो एक्चुअली एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइपेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, क्रिस्टलाइन के। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर बट द कोरोइड इफ द पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। बैक्टीरिया जो भी हमारे माउथ में होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डिग्रेड करने लगता है हमारे टूथ को। तो हम जो टूथ पेस्ट यूज़ करते हैं उसमें बेस होता है, तो बेस और एसिड जब मिला वो न्यूट्रल कर देगा। वही कहानी जब से चल रही है। तो जब हम ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसमें बेस होता है, तो वो क्या होता है, जितना भी एसिड हमारे दांत में बैक्टीरिया छोड़ के जाता है वो हम नॉर्मल कर लेते हैं और टूथ हमारे टीथ जो होते हैं या टूथ डिके हमारे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब टूथ डिके नहीं होते हैं, दांत हमारे सही होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए भी एनिमल और प्लांट, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मधुमक्खी ने काट लिया तो वो अपनी स्टिंग के थ्रू वहाँ पर वो एसिड छोड़ देते हैं जो कि बॉडी में एक पेन इरिटेशन करता है। तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोज अ पेन एंड इरिटेशन, यूज़ अ माइल्ड बेस। हम माइल्ड बेस कभी बेकिंग सोडा रगड़ते हैं, ठीक है, लोहा भी रगड़ता है कुछ लोग जब मधुमक्खी काट लेती है। तो वो इसलिए क्योंकि मधुमक्खी जब काट लेती है तो एसिड हमारे बॉडी में डाल देती है अपने स्टिंग के थ्रू, तो हम उसको नॉर्मल करने के लिए बेकिंग सोडा से उसको रब करते हैं तो हमारा जो पेन है वो नॉर्मल हो जाता है। स्टिंग हेयर नेचुरली लीव्स आर इंजेक्ट मिथेनिक एसिड कोज अ हार्मफुल, तो मिथेनिक एसिड वो छोड़ती हैं जो बीज होती हैं। तो गाइस ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पर एसिड बेसिस सॉल्ट आपका खत्म हो, एसिड बेसिस खत्म हो चुका है और सॉल्ट के हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, एसिड, न्यूट्रल सोर्स, यहाँ पर एसिड, ठीक है, ये विनेगर एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक होता है, ठीक है, आपका टेमेराइन के अंदर आपका टार्ट्रिक होता है, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक होता है, आंट स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें मिथेनिक एसिड होता है, नेटल स्ट्रिंग मिथेनिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दूध के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है आपका। ये कुछ क्वेश्चन है गाइज, ये एक बार अपना ट्राई करना, ठीक है। आई थिंक जितना मैंने चीज़ें डिस्कस कराई वो उससे आपके वाले क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे। You have a solution A and B, the pH of the solution A is 6 and pH of the solution B 8, which is a more hydrogen ion। तो जो एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, 6 में ज़्यादा होंगे, राइट। एसिड कौन सा, बेस कौन सा, तो A एसिड होगा, B बेस होगा। तो वही जिसने pH स्केल पढ़ लिया यहाँ पर अच्छे से वही क्वेश्चन ईजिली कर देगा, ठीक है। जैसे व्हाट डिफेक्ट डज द कंसंट्रेशन H+ आयन हैव द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो H+ आयन बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर स्टार्ट कर देगा अपना, सिंपल है। डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयन, क्या बेसिक सॉल्यूशन के H+ आयन होते हैं? इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक, बेसिक के अंदर H+ आयन रहते हैं, मुझे बताओ पहले। तो गाइज यहाँ पर जो H+ आयन हो बेसिक में होता है पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं एज कम्पेयर टू द OH- आयन, राइट। क्योंकि H+ और OH- जब दोनों मिलते हैं तभी तो वो बनता है ना न्यूट्रल। तो बेस में H+ आयन जो वो होते हैं बट हम उनको इग्नोर करते हैं, बट होते हैं पर हम उनको मेनली कहते नहीं कि H+ आयन है, यानी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। जैसे वो डिसोशिएट हो रहा था वीक एसिड, तो उसमें भी H+ थे बट हम मानते नहीं कि H+ उसमें थे, राइट। तो ये कुछ गाइस क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में। ये हमारा सॉल्ट, फैमिली ऑफ द सॉल्ट, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको ईजी तरीके से इस टॉपिक को बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइज अब बात करते हैं हम फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और जिसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा एक्चुअली सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बिल्कुल एक बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बात करने वाले हम एसिडिक सॉल्ट के बारे में और बेसिक सॉल्ट के बारे में, न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में, और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो गाइज आप सभी को पता है कि भाई एसिड और बेसिस क्या होते हैं, और जो H+ छोड़ते हैं वो आपके एसिड होते हैं, जो बेसिक OH- छोड़ते हैं वो आपके बेसिक होता है। वीक एसिड और वीक बेसिक के बारे में हमने बात कर ली थी। तो अब थोड़ा सा हम सॉल्ट के बारे में बेसिक से पढ़ते हैं, और
एक बार चीज़ समझते हैं। ओके, तो एक्चुअली सोल्ट क्या होता है, मैं आपको एक सोल्ट बनाकर दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम सोल्ट पढ़ते हैं कि मेन ये सोल्ट बना कहाँ से। तो एक सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप सभी को पता है, HCl प्लस NaOH, राइट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। बेस क्यों है, OH माइनस आयन छोड़ेगा, ये पानी में जाते, ये H प्लस छोड़ेगा, तो ये एसिड हो गया, बेस हो गया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2। ये क्या है, ये आपका सोल्ट है। कौन सा सोल्ट है, न्यूट्रल सोल्ट। ये आपका क्या है, न्यूट्रल सोल्ट, राइट। न्यूट्रल सोल्ट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये रिएक्ट करा तो आपका न्यूट्रल सोल्ट बन गया, सिंपली सोल्ट आपका यहाँ पर फाउंड होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये सोल्ट कैसे फाउंड हुआ, ये NaCl कैसे फाउंड हुआ, तो सोल्ट आर द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। सोल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, सोल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। कितनी बातें समझ आ रही है, सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें एक आपका पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, एक आपका नेगेटिव है, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। जो आपका पॉजिटिव पार्ट रहता है, जो आपका नेगेटिव पार्ट रहता है वो होता है एनायन, और पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, कैटायन, राइट। तो पॉजिटिव पार्ट आपका कैटायन, नेगेटिव पार्ट आपका एनायन। पॉजिटिव यहाँ पर कौन सा हुआ, Na प्लस, और नेगेटिव आपका क्या हुआ, Cl माइनस। तो जब भी कोई सॉल्ट बनेगा वो एक ठीक है आपका आयनिक कंपाउंड होगा जिसमें पॉजिटिव पार्ट होगा, जिसमें नेगेटिव पार्ट होगा, जिसमें एनायन होगा, जिसमें कैटायन होगा। तो गाइस ये NaCl कैसे फॉर्म हुआ, देखो Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281, Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, राइट। एक चीज़ देखो यहाँ पर, सोडियम Na प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, मतलब 28, भाई Na प्लस का मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 28 बन गया। Cl माइनस का क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मतलब 288 हो गया। Na प्लस Cl माइनस ये कम कंबाइन होंगे, ये जब कंबाइन होंगे जब इन्होंने क्या करा कि अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। Na ने एक Cl को दे दिया, Na ने एक अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो ये 28 बन गया और ये 287 बन गया, तभी आपका NaCl कंपाउंड फॉर्म हुआ। और ये जो है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, राइट। इतनी बातें समझ आई। तो अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट था, है ना, ये आपका क्या था, न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। अब हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट के बारे में। एसिडिक सॉल्ट गाइज, एसिडिक सॉल्ट आपका कब बनेगा, एसिडिक सॉल्ट आपका तब बनेगा जब रिएक्शन किस किस की हो, जब रिएक्शन हो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड की, ठीक है। भाई चीज कोई एसिडिक कब होगी, जब थोड़ा एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक बेस। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है कि यहां पर वीक एसिड होगा, यहां पे आपका वीक एसिड होगा, बट यहाँ पे आपका जो बेस होगा ना वो आपका गाइस स्ट्रॉन्ग होगा। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो जी हमें बात जब समझ आएगी जब आप भैया एक रिएक्शन लिख के दिखाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक रिएक्शन यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाँ एक चीज़ और कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कराई, वीक एसिड वीक बेस की कराएंगे तब भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ के रखना। अगर न्यूट्रल सॉल्ट की हम करवाते हैं रिएक्शन, अगर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस, दोनों में से दोनों या तो वीक हो दोनों या तो स्ट्रॉन्ग हो, तभी आपका न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। एसिडिक एसिडिक सॉल्ट की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड हमें चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा सभी को पता है HCl है। तो भाई आप क्या करो ना, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ वीक एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ वीक बेस, इनके नाम याद रख लो। वीक बेस हमारा है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H प्लस Cl माइनस NH4+1 OH -1, ये यहाँ से H2O बन गया पानी, NH4Cl बन गया। ये जो NH4Cl है, राइट, ये आपका क्या है, एसिडिक सॉल्ट। कितनी बातें समझ आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है पर वीक बेस है। अब मैं वीक एसिड ले लूँ, CH3COOH, ये वीक एसिड है आपका। अब स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो रिएक्शन क्या हुई, ये आपका
माइनस प्लस प्लस माइनस, ये यहाँ से तो पानी निकाल दो, यहाँ से क्या करो CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ये होता है हमारा सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट क्या होता है हमारा, हमारा जो होता है वो बेसिक सोल्ट होता है, ठीक है, बेसिक सोल्ट। ऐसे यार कुछ एनसीईआरटी में से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट कौन सा सोल्ट है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो अगर इसमें मैं एसिड और बेस निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा बताओ मुझे। पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम के है, OH वहाँ से हम ले लेंगे पानी का OH माइनस, क्योंकि पोटेशियम प्लस में रहता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और वो हो जाएगा वहाँ पे हम ले लेंगे H2SO4, राइट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट, सल्फेट SO4 रहा, वहाँ से हमने H ले लिया तो H2SO4 बन गया, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं। तो गाइज ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जी न्यूट्रल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल बना लेगा, या अगर आपका ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हुआ तो आपका एसिटिक सोल्ट होगा, अगर आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सोल्ट बनेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉमन सोल्ट के बारे में। और कॉमन सोल्ट मेनली यार बहुत ज़्यादा अच्छे से काफ़ी कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है, रॉ मटेरियल की तरह एक यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, पहले इसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसकी फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें हम बनाते हैं। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लोर एल्कली प्रोसेस अगर आता है तो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपकी बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर लेट्स टेक इट जूम, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड में पानी डाल दे उसे ब्राइन बोल देते हैं सिंपली। सोडियम क्लोराइड में हमने पानी डाल दिया उसे ब्राइन सॉल्यूशन बोल दिया। अब कोई बोले कि जी ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, सोडियम क्लोराइड में पानी डाल दो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट। इट डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो एग्जाम बोले कि जी क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड तो वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट भी फॉर्म्ड होता है, जैसे क्लोरीन गैस बनती है और एक आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है, राइट। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन डाला, ब्राइन सॉल्यूशन आपका कौन सा था, ब्राइन सॉल्यूशन आपका कौन सा है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे डाला, यहाँ पे जाते ही एक चीज़ देखो, जब NaCl यहाँ पर गया पानी के प्रेजेंस में तो Na प्लस हो गया आपके पास, Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया और OH माइनस, ये आपके चार आपके एनायन और कैटायन यहाँ पर बन गए। तो गाइस ये जो H प्लस है ना, ये वाला ये गैस बन गया यहाँ पे, क्लोरीन भी आपका गैस बन गया यहाँ पर, ये अब ये एनायन कैटायन नहीं रहे, गैस बन गए। तो एक बात याद रखना, कैथोड पर जो है वो पॉजिटिव गैस जाती है, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव गैस क्या है H, एनोड पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव गैस जाएगी क्लोरीन, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। तो ये H प्लस बनकर ये तो इधर चला गया, H2 गैस में फॉर्म्ड हो गया, ये Cl माइनस ने एक और Cl से रिएक्ट करके ये Cl2 बना लिया, तो ये यहाँ पर एनोड पर निकल गया। अब बाकी हमारे क्या बच गया, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस OH माइनस ने बना दिया NaOH, NaOH यहाँ से आपका बाहर निकल गया, ब्राइन कंटेनिंग NaH, ठीक है। डी ग्रीसिंग मेटल सोप डिटर्जेंट में ये यूज होता है मेनली, राइट। तो ये पूरा आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस था। क्या इतनी बातें समझ आई, सिंपल NaCl डाला एक्वस में, ये ब्रेक डाउन हो गया Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, H प्लस ये सिंपली H2 गैस में होकर एक कैथोड पर चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, तो एक एनोड होगा एक आपका कैथोड होगा, राइट। तो यहाँ पर Na और OH ये NaOH बना लिया, Cl2 गैस यहाँ से निकल गई, H2 गैस यहाँ से निकल गई और NaOH हमारे यहाँ से निकल गया, कंप्लीट प्रोसेस आपका हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर अब हम बना रहे हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर में कुछ नहीं करा हमने, ब्लीचिंग पाउडर में हमने भी क्या करा, जो यहाँ पर क्लोरीन गैस जो निकल रही थी ना, इसी गैस को ले लिया और इसको CaOH को होल्ट ऐसे रिएक्ट करा दिया, खत्म करने, तो CaOCl2 बन गया। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर होता है ये CaOCl2, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज अ प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, ये ड्राई स्लेक्ट लाइम होती है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट CaOCl2, एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। तो जो भी हमारी क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही थी उसको हमने ले लिया और इससे ड्राई स्लेक्ट लाइम से रिएक्ट करा के CaOCl2 बन गया, ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन गया। अब ब्लीचिंग पाउडर का किस किस काम आता है मुझे बताओ। सबसे पहले जो आपका ब्लीचिंग पाउडर रहता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड
लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, राइट। तो फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। सेकंड पॉइंट क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी यूज़ होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, एजेंट का काम करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे पर खुद रिड्यूस हो जाए। थर्ड क्या है, टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी जो है वो जम फ्री कर देते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन, जो किचन में आपका यूज होता है, बेकिंग सोडा आपका किचन में यूज होता है फॉर मेकिंग अ टेस्टी क्रिस्पी, ठीक है। जो कोई भी आप, ठीक है, पकौड़े वगैरह बना रहे हो तो उसमें बेकिंग सोडा आपका यूज़ होता है। अब बेकिंग सोडा भी जो आपका बनता है, ठीक है, वो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, पर ये भी NaCl की प्रेजेंस से बनता है। ये मैं आपको रिएक्शन लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ पर बेकिंग सोडा की एक बार अच्छे से। तो बेकिंग सोडा में भी आपका ये NaCl यूज़ होता है, तो NaCl प्लस H2O हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और NH3 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आपके यूज़ होते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और NH3 यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल सोल्ट हो गया, पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका NH3 हो गया, ठीक है। ओके, तो गाइस जब इसकी रिएक्शन करवाई तो ये एक तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्ड करेगा। अमोनियम क्लोराइड कहाँ से फॉर्म करा, NH3 यहाँ से ले लिया और ये ब्रेक डाउन हो गया ऑटोमेटिकली। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको ये भी बोलते हैं। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो मेनली एक तरीके की जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे ढोकला वगैरह बनाते हैं, तो तभी ये बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, राइट। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, एक तरीके का बेसिक होता है, तो इसका pH जो होगा वो 7 से बड़ा होगा। ये NaCO3 को जब हम हीट कर देते हैं, जब सपोज करो हमने इसको, हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करो हम ढोकला बना रहे हैं, हम भटूरे बना रहे हैं, मतलब जो क्रिस्पी थोड़ा सा स्पंजी हो जाए, तो उसके लिए हम इसको जब सपोज करो हमने जो है किसी भी चीज़ में डाल दिया, सब्जी वगैरह में, उसको हीट कर दिया, तो हीट करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, H2O निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है ना, ये ही क्रिस्पी या ये ही स्पंजी बनाने के लिए यूज़ होती है। इतनी बातें समझ लो, राइट। यूजेज ऑफ बेकिंग, तो ये जो बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा का ही आपका मिक्सचर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द माइल्ड एडिबल एसिड। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक था और इसको माइल्ड एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, सपोज करो टार्टरिक एसिड के साथ, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के साथ हमने एक एसिड की रिएक्शन करवा दी, ठीक है, ये वीक एसिड है, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एक H2O निकलेगा और आपका एक सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का वो सोडियम साल्ट होगा। अभी आपने पीछे रिएक्शन देखी थी ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराते तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, तो वही रिएक्शन यहाँ पे यूज़ हो रही है, राइट। तो ये आपका गाइस बहुत बार एग्जाम पूछ लेता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा आपका है और जो यहाँ पर निकलेगा आपका बेकिंग पाउडर होगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज अ ब्रेड और केक टू राइज द मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया, राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में भी यूज़ करते हैं, जैसे एसिडिटी बन रही है तो थोड़ा सा ले लो, तो एसिड प्लस बेस आपका क्या चीज़ें फॉर्म करेगा, न्यूट्रल चीज़ें कर देगा। इट आल्सो यूज एज अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे आप देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, तो ये भी सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इस वॉशिंग सोडा के बारे में। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। ये भी सोडियम क्लोराइड से निकला है, Na2CO3.10H2, राइट। वॉशिंग सोडा, यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ द बेकिंग सोडा। अभी हमने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट कैसे निकला है, बेकिंग सोडा को हीट करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट निकला है, ये देखो, ठीक है। अब बोल रहे हैं ओके, you have seen the sodium carbonate obtained by the heating of the baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives the washing soda. Okay, सोडियम कार्बोनेट यहाँ से हमारा निकल गया था, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर दो, मतलब NaCO3.10H2O, ये आपका क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, खत्म कहानी। कुछ था इसमें, मुझे तो कुछ नहीं लगा। Na2CO3 प्लस 10H2 करके Na2CO3.10H2, ये आपका वॉशिंग सोडा बन गया, राइट। तो ये .10H2 ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें पानी मिल गया 1%, नहीं, बट इनमें 10 मोलिक्यूल है H2O के, राइट। मतलब इसका मतलब ऑटो जो ओवरऑल मास है वो इंक्रीज हो जाता है।
यूजेस क्या होता है वॉशिंग सोडा के? सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड लाइक सच एज द बोरेक्स। थर्ड पॉइंट क्या है? सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। फोर्थ क्या है? इट इज यूज फॉर द रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। एग्जाम में बहुत बार आता है परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है, तो आप सीधा वॉशिंग सोडा लिख देना। इसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ थ्योरेटिकली एनसीईआरटी से। आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई? जैसे क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट मतलब जैसे 10H2 डाला, तो क्या ये सच में ड्राई है क्या? एक बार देखते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल सीम्स टू बी ड्राई कंटेनिंग द वाटर क्रिस्टलेशन व्हेन वी हीट द क्रिस्टल। जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं दिस वाटर इज रिमूव। तो जो डॉट 10H2 है ना, जब हम हीट करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। एंड टर्न द सॉल्ट इनटू द वाइट। इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे 10H2 था, ठीक है, तो ये फिक्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि 1 फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये आप पूरा चीज़ अगर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें डिटेल होंगी, जैसे कि 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 क्या है कि एक फॉर्मूला यूनिट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। नाउ यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2 इज वेट। देखो मेनली जो Na2CO3 डॉट 10H2 है ये गीला वेट नहीं है, बट इसमें जो वाटर क्रिस्टल जब हम हीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वाटर निकल जाता है, तो इसका कलर में जो है वो रीअपियरेंस हो जाता है, कलर में चेंज हो जाता है। वन ऑफ द सॉल्ट विच पोजेस द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इसमें अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताऊं तो इसमें भी आपके जो है वो क्रिस्टल होते हैं वाटर के, तो रिएक्शन से थोड़ी सी चीज़ें इजीली समझ आती है। तो मैं आपको पहले रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है आपका CaSO4 ½ H2, राइट। अगर आप इसमें ठीक है 1/2 डाल दोगे तो ये आपका जिप्सम बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2, ठीक है। पीओपी के बाद जो पानी डालते हैं जो हार्ड सा जो सब्सटेंस बन जाता है ना, उसे जिप्सम बोलते हैं, ठीक है, उसे जिप्सम बोलते हैं। एक तरीके का ये जिप्सम जो है ये रिवर्सिबल है, अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दोगे तो अगेन ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकाल देगा और दोबारा से पीओपी बना लेगा, राइट। तो एक तरीके की रिवर्सिबल रिएक्शन भी है आपकी। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाते हैं और ये CaSO4 डॉट ½ H2 बन जाता है। और जब आप इसको दोबारा से 1/2 H2 के साथ रिएक्ट करवा देते हो CaSO4 डॉट ½ H2 को, तो ये CaSO4 डॉट 2H2 बन जाता है, जो कि आपका एक जिप्सम होता है। तो मेनली ये है कि आपका यहाँ पर वाटर का मेन रोल है, कितने आपके क्रिस्टलाइजेशन यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ओनली 1/2 अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट ½ अ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्योंकि एक यूनिट में हाफ है तो 2 में कितना होंगे 1 मॉलिक्यूल, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉय मटेरियल डेकोरेटिव आइटम मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो मेनली पीओपी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए यूज होता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के लिए जरूर पढ़ लेना, बहुत जरूरी, ध्यान से। तो गाइस कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं ब्लू बॉक्स वाले। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 भी हमने पीछे बात करी थी, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका। नेम द सब्सटेंस ऑन विच ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड द ब्लीचिंग पाउडर। COH का होल ट्वाइस, राइट, अभी देखिए थे ना यहाँ पर COH के होल ट्वाइस को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो किसको रिएक्ट करने पर क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है? CaOH के होल ट्वाइस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टिंग द हार्ड वाटर। सॉफ्टिंग द हार्ड वाटर, वॉशिंग सोडा। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है, वाटर को सॉफ्ट कर रहा है? वो आपका वॉशिंग सोडा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, पूरी रिएक्शन है, लिख देना। सोडियम कार्बोनेट बना देगा, पानी बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, राइट। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये रही प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। और ये कुछ ठीक है ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, और अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो प्लीज़ लेट मी नो, पिंग कर देना। नेक्स्ट चैप्टर किस पर चाहिए जरूर बताना। और मैंने ऑलरेडी लाइट और आपका जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पर वीडियो अपलोड कर दी है, बहुत ही मन से बहुत ही दिल से बनाई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमें पता चले कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। तो गाइस ये कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और इस चैप्टर में आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटने वाला अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी, नोट्स बनाए हैं। तो कोई भी इशू नहीं है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।